नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्लास 10th बोर्ड आ गई है और मुझे नहीं पता कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं। क्या बेड़ू, तेरे को नोट्स बनाने का तरीका नहीं पता? इतने सारे यूट्यूबर तो बताते हैं। अच्छी रंगीन पेन खरीद, कॉपी में लिख और जो समझ में आए वो बना ले। इसके बाद में उसको कभी खोल के मत देखना। ये हो गए तेरे नोट्स। मेरे प्यारे क्लास 10 के दोस्तों, नोट्स बनाना, हाईलाइट करना, रीड करना कितने बार मैं बता चुका हूँ कि ये वाली टेक्निक जो है वो बर्बाद स्टडी टेक्निक है और इसकी मदद से आपको बिल्कुल भी पढ़ाई के वो फायदे नहीं मिलेंगे जो फायदे आपको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च ये बोलती है कि ये सब जो टेक्निक है वो पढ़ाई की अच्छी टेक्निक नहीं है। तो फिर पढ़ाई की अच्छी टेक्निक क्या है? कितने बार बता चुका हूँ पहले वीडियो में ही। एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन और जिसको यूनिक नाम दिया है स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग सरल वे में। चलो आज हम करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। इतना भारी भरकम 22 पेज का चैप्टर है भाई साहब। इसको हम कैसे करेंगे? बड़ी आसानी से सरल वे में करेंगे। देखो भैया, ऐसे पढ़ने जाओगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। वो जो पूरा चैप्टर है वो पढ़ते पढ़ते टेंशन आ जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। और उसके बाद में दूसरा तरीका ये कि एक बार वीडियो आप देख लोगे, वन शॉट देख लोगे, ठीक है बाबा, वन शॉट देख लो, वीडियो देख लो, आप देख करके आ जाओ, लेकिन आप उसको रिटेन कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप तो कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे भूलते जाओगे। तो इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सरल वे में करें, मतलब स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। कैसे करेंगे भाई? क्विकली बताता हूँ। देखो, हम जब तक एक्टिव रिकॉल नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें याद हुआ है या नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है। क्या मतलब? लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपने दिमाग को धोखा नहीं देना है। आप सबको धोखा दे सकते हो लेकिन अपने माइंड को धोखा नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें ये करना है कि राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के सरल नोट्स आप देखो स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830-1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब इसके बाद में राइज ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप इन अ नटशेल है। जैसे आपको मान लो यदि चैप्टर पढ़ना शुरू करना है तो सबसे पहले ये गूगल डॉक्स नोट जो है ये मैं डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये पढ़ लेना है, पूरी रीडिंग, पूरा 22 पेज का चैप्टर। ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है जिससे कि आपको शुरू में आइडिया मिल जाए, नहीं तो फिर कौन लड़ा कौन मरा ये सब के चक्कर में आपका सर दर्द हो जाएगा। तो यह है पूरा कि चैप्टर किसके बारे में है, इससे आपको पूरा का पूरा हाईलाइट मिल जाएगा। ये आप देख लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं सीधे सीधे, अब हम डिटेल में बात करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था। तो आपको ये कोलैप्सिबल नोट्स है, मतलब ये एक्टिव रिकॉल करने का तरीका है। एक्टिव रिकॉल में क्या रहता है? आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में बंद करके रिकॉल करते हैं। आपके ब्रेन को जितना ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा उतना अच्छा फिर रिकॉल करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में चिपकेगी। तो इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? इन 1948 फ्रेडरिक सोरियो क्रिएटेड प्रिंट्स एनविजनिंग अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का एक फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में एक कुछ प्रिंट्स, पेंटिंग वगैरह बनाया। द फर्स्ट प्रिंट डिपिक्ट्स पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग टुवर्ड्स लिबर्टी सिंबलाइज्ड बाय अ फीमेल फिगर। तो यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, एक फीमेल फिगर है। सोरियो रिप्रेजेंट शैटर्ड एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड होप्स फॉर नेशन स्टेट्स थ्रू फ्लैग्स। तो ये जितने भी थे शैटर्ड यानी बिखरे हुए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, और का मतलब ऐसा है कि जो अलग अलग जो जिनके मतलब जितने भी जगह पे राजाओं का शासन था और उन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार करके रखा था, तो लोगों का ऐसा था, सोरियो का ऐसा था, फ्रेडरिक सोरियो का, कि भाई साहब इनको जो है वो एक जनतंत्र, गणतंत्र और डेमोक्रेटिक फीलिंग दिलाना। सो अर्नस्ट रेनन ने 1882 में defined a nation as a culmination of shared history, sacrifice and common will। है ना, एक हमारा इतिहास समान हो, हमारा त्याग समान हो, हमारी इच्छाएं समान हो, emphasizing solidarity and collective identity over language। यानी हमारी भैया सॉलिडारिटी हो और कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, लैंग्वेज और टेरिटरी पे हम यानी समान रूप से हम लोग उसको करें,
share. तो he believed nations derive from past glories, shared experiences and their desire to achieve more together. मतलब हमारी जितनी भी पास्ट ग्लोरीज है, हमारे जो एक्सपीरियंस जो हम साथ में जिन्होंने हमने लिया, जैसे किसी ने साथ में सुख बांटा, साथ में दुख बांटा और एक साथ चीज़ों को अचीव करना, है ना, तो ये सबसे एक नेशन बनता है. तो सोर्यूज प्रिंट एंड रेनन्स आइडिया इलस्ट्रेट द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. एनसीईआरटी की बुक में जो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया वो था द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. इस पेंटिंग की बात थी. फिर इसके बाद में ये पूरा का पूरा इतना ये इंट्रोडक्शन शॉर्ट में कर दिया मैंने आपको एक्सप्लेन. लेकिन यहाँ पर देखो, आप वीडियोस देख लो, कितने भी वीडियोस देख लो, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में, ये भी वीडियो देखोगे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ ठीक है, अभी समझ में आएगा, लेकिन कल पेट्रोल की तरह उड़ जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन करना पड़ेगा. अब इसके बाद में इतने से काम नहीं चलेगा, अब हमें करना पड़ेगा प्रॉपर रिकॉल. प्रॉपर रिकॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर ये एंकी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं. ज़बरदस्त स्पेस रेपिटेशन सिस्टम है जो आपको याद करा करके ही छोड़ेगा. ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री में. सो एब्सोल्यूटिस्ट blank in history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. अब आप बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आया है आपकी एनसीईआरटी की ही बुक से. एनसीईआरटी की बुक को कैसे एक्टिव रिकॉल करना सरल वे में, उससे. तो इसको हम गैस करते हैं. आप देख लो, जितने वीडियो देख करके आना है देख लो, यूट्यूब के सारे वन शॉट वीडियो देख करके आ जाओ. लेकिन ये जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सही मायने में आपको समझ में आया है या नहीं. मतलब सेल्फ टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्ज़ाम के समय नहीं करना है, अभी से करते रहना है. तब एग्ज़ाम के पहले आप आराम से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे. तो इसका आंसर क्या हुआ? एब्सोल्यूटिस्ट ब्लैंक इन हिस्ट्री, द टर्म रिफर्स टू क्या? हाँ, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब यहां पर ये एक वोकैबुलरी है. द लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, यानी इसमें कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है. तो ये जब तक हम इसको एक्टिव रिकॉल प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक माइंड में बार बार आने पे नहीं आएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रैनन, अ नेशन इज नॉट फॉर्म बाय अ कॉमन ब्लैंक बट इट इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स. तो क्या आएगा यहाँ पर? बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी. तो रैनन के हिसाब से नेशन जो है वो इन चीजों से ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीजों से भी मिलकर बना होता है. नेक्स्ट, इसके बाद में, बट इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ व्हाट? ब्लैंक हिस्ट्री और समथिंग एल्स. तो लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन. सो ये एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन से मिलकर के बनता है. तो पहले हमने क्या पढ़ा? कॉमन लैंग्वेज, ब्ला ब्ला ब्ला, रेस, रिलीजन और टेरिटरी से मिलकर नहीं बना था. बट इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स. तो इट इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स. एंड देन द एसेंशियल कंडीशन फॉर बीइंग अ नेशन आर हैविंग ब्लैंक. क्या? हैविंग ब्लैंक, हैविंग कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, अ ब्लैंक, a common will in the present, performing great deeds together and the wish to continue performing great deeds. तो ये जो बातें हैं बार बार रिकॉल करने पे ही धीरे धीरे माइंड में आएगी. एक साथ समझने की कोशिश नहीं करना, बहुत पंगा हो जाएगा. Performing great deeds together and the wish to continue performing great deeds. A nation is therefore a what? Culmination of shared history, large scale लार्ज स्केल सॉलिडारिटी. तो सॉलिडारिटी का मतलब अभी आया ना, वो कुछ और था. अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी एग्जिस्टिंग थ्रू अ डेली प्लेबिसाइट. ये सब क्या क्या है? थ्रू अ डेली प्लेबिसाइट. तो रैनन सीज द एग्जिस्टेंस ऑफ nations as a good thing and a necessity because, अब आगे फिर से रिकॉल करना है.
रेनन सीज द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन एज अ नेसेसिटी, हाँ नेसेसिटी नहीं और कुछ और था, गुड थिंग एंड अ नेसेसिटी, because they guarantee blank liberty which would be lost if there was only one law and one master in the world. तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि हमें ये पूरा का पूरा प्रॉपर रिकॉल करना है, बार बार रिकॉल करने पे समझ में आएगा. इंट्रोडक्शन पार्ट देखा आपने कितने सारे गैप्स हैं, पढ़ाने वाले कोई नहीं बन रहा था, तो हमें इस गलतफहमी में नहीं बन रहना है कि हमें ये पूरा पता हो गया है, एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में. अब but a blank was in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of kya but a blank nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of, but a nation state was in a sense of common identity and shared history or descent. ये पेज 4 पे है, राइट आपकी एनसीईआरटी की बुक में. आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, कुछ तो सही हो जा, हाँ सही है, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. So, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. तो देखो भाई यहाँ पर आपको एक एक लाइन समझने का मौका मिल रहा है बुक की. ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साइंटिफिक वे में. Following the German peoples are the people of Austria, the kingdom of two, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. तो ये कुछ टेरिटरीज है जो याद करना है आपको. From the heavens above, क्या क्या थे, कौन देख रहा था? From the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. Christ, saints and angels. In 1948, Frédéric Sérieux, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of what? Common state? Democratic and social republics, as he called them. तो ऐसी दुनिया जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बनी हुई हो. सो नाउ अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट फिगर 1 डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है क्वेश्चन. तो कैसे होगा, तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा पहले बुक से, और फिर उसके बाद क्वेश्चन इसको करना पड़ेगा कि द की वेज दिस प्रिंट डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन आर द पीपल आर पोर्ट्रेड मार्चिंग टुवर्ड्स together towards liberty, personified as a female statue holding the torch of enlightenment and charter of rights. So the different nations are distinct but united, marching together as one procession while still maintaining their national flags and costumes. Religious figures like Christ, saints and angels look down approvingly from the above, symbolizing a blessed, idealized world order. The shattered remains of absolutist symbols in the foreground represent the overthrow of old repressive regimes. तो इससे यूटोपियन विजन समझ में आता है इतनी बातों से, पिक्चर को देखने पे बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, leading the procession way past the Statue of Liberty are the blank. क्या है वो? क्या है? Recall. यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, ये सबसे आगे हैं, राइट, विच बाय द टाइम्स वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स. तो इनका एग्जाम्पल लिया गया यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड का. लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच द टाइम दे वर ऑलरेडी लिबरेटेड और नेशन स्टेट्स, जो कि फिर से आया. सो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड द इमेज लाई द व्हाट, The shattered remains of symbols of absolutist institutions. तो बार बार जब तक वो कीवर्ड्स नहीं आएंगे हमारे माइंड में नहीं आएंगे. तो यहां पर एक और कीवर्ड आया है, वो आया है प्लेबिसाइट, जो थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, वो भी कीवर्ड है. इसका मतलब ये है कि अ डायरेक्ट वोट which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. मतलब वोट. France is followed by the peoples of blank, bearing the black, red and gold flag. So, France is followed by the people of Germany, bearing the red, black and gold flag. Okay, this is France, this is
Germany. So France is bearing the black, red, and golden flag. Yes. The end result of these changes was the emergence of blank in place of the multinational dynastic empires of the Europe. क्या? The nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. The end result of these changes were the emergence of the nation state in place of the multinational क्या था? Multinational dynastic empires. देखा? एक बार माइंड यदि अवेयर नहीं है, जो कि सोशल मीडिया के जमाने में नहीं होता, तो आपको बार बार ये रिकॉल कराएगा. Isn't it the great thing? Multinational dynastic empires of Europe. They, Christ and angles have been used by the artists to symbolize what? Fraternity among the nations of the world. Fraternity. अच्छा लिखा तो हुआ है fraternity. यूटोपियन का मतलब क्या है? यूटोपियन का मतलब a vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. अच्छा, impossible society. लेकिन अभी तो कई सोसाइटी ऐसी लग रही है. So that's it. यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है और अब हम इसके बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट. सो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में आता है पहला सेक्शन. इसमें डिफरेंट सेक्शन है. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. तो यदि हम कोलैप्सेबल नोट्स में जाएं, जो कि सबसे पहले हमें करना है वो ये है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन का NCERT में आपका ऑलरेडी पेज नंबर 5 और 6 पे है डिस्क्रिप्शन, और 7 पे भी है इसका. तो इसको समझना कैसे है, इसके लिए कोलैप्सेबल नोट्स में हम वापस जाते हैं. एंड कोलैप्सेबल नोट्स में द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 was a pivotal moment for nationalism, shifting power from the monarchy to the citizens, emphasizing unity and equal rights. अब ये एक पिवटल मोमेंट था नेशनलिज्म के लिए, मोनार्की से सिटीजन की तरफ जाने के लिए, यूनिटी इक्वल राइट्स, लोगों की जो ज़बानें हैं वो खुलना शुरू हो गई. सिम्बल्स लाइक ट्राई कलर फ्लैग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजनरी फॉस्टर्ड अ कलेक्टिव फ्रेंच आइडेंटिटी. तो ये जो चीज़ें थी, इसके कारण से एक कलेक्टिव फ्रेंच आइडेंटिटी की बात होने लग गई कि हाँ भाई सबको समान रहना है, हम एक फ्लैग रखते हैं, एक फादरलैंड हमारा रहेगा जिसमें सभी लोग बराबरी से रहेंगे. सो द रिवोल्यूशन एम्ड टू स्प्रेड दिस आइडिया अक्रॉस. तो अब ये जो रिवोल्यूशन है, क्योंकि फ्रांस ने छींक मारी तो ये चारों तरफ जो था यूरोप के फैलना तय था. इंस्पायरिंग सिमिलर मूवमेंट्स. तो ऐसे मूवमेंट सारे यूरोप में हुए. ये मोटी मोटी बातें. सो नेपोलियन फर्दर दिस आइडियाज. अब नेपोलियन को एक हेल्प मिल गई थ्रू रिफॉर्म्स लाइक नेपोलियनिक कोड प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड अबॉलिशिंग फ्यूडलिज्म. तो नेपोलियन ने ये सब सारी चीज़ें की और इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट आए कि हिज रूल ऑल्सो ब्रॉड अबाउट इंक्रीज टैक्सेशन. अब उसने कई जगहों को जीता तो और इक्वालिटी की बात तो करी, लेकिन वहाँ टैक्स बढ़ा दिया. फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन. तो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि भैया आपको सेना में भर्ती होना, आर्मी में भर्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा फोर्स करने लग गया, लीडिंग टू मिक्स्ड रिएक्शन इन कॉन्कर्ड एरियाज. तो ये जो थी मोटी मोटी बात है, इसको यदि समझ लेंगे आप तो उसके बाद में हम थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं. सो अल्टीमेटली द रिवोल्यूशंस लेगेसी वाज अ मिक्स्ड वन, स्प्रेडिंग आइडियाज ऑफ फ्रीडम बट ऑल्सो इनकाउंटरिंग रेजिस्टेंस. तो इससे भी कुछ पंगे हुए. तो ये पूरा जो था इतना पेज 5, 6, 7 में ये है. अब इसको हम डिटेल में समझें कैसे. डिटेल में समझने के लिए अब हमको एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन सरल मेथड से इसको समझना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे. मतलब हमें बार बार इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, नहीं बन रहा है याद करना पड़ेगा. तो अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो यदि आपको याद होगा तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट है. A centralized administrative system was put in place and it formulated blank for all citizens within its territory. ये पेज नंबर 5 का क्वेश्चन है. इसका मतलब ये है formulated uniform laws for all citizens within its territory. तो इससे रिलेटेड डायग्राम भी मैंने डाल दिया है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव. अब देखो इससे ना क्या होगा, आपके ब्रेन में एक इग्निशन होगा कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये हम पढ़ तो चुके हैं, हमने वीडियोस भी देख चुके हैं. तो आपकी ना बुक ओपन करने की इच्छा होगी और आप बुक में जाना चाहोगे कि यार ये क्वेश्चन आया कहाँ से, इसको आपको ढूंढने का एक रीज़न मिलेगा. तो ये इसलिए बहुत काम का है. ये जो स्पेस रेपिटेशन सिस्टम है बहुत काम का है.
अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ये उसी से रिलेटेड है कि यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया था। अब न्यू फ्रेंच फ्लैग द ब्लैंक वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले से आप गेस कर सकते हो कि शायद वो कुछ ट्राई कलर जैसा था, तो इससे आपको ना याद होना शुरू होगा, आपके ब्रेन में डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होंगे। द ट्राई कलर फ्लैग, तो न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, है ना, रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करना था। तो अब फिर से वहाँ एक और नया क्वेश्चन बन गया कि किसको रिप्लेस करना था। ट्राई कलर का जो हम चूज किया गया था वो था रॉयल स्टैंडर्ड। तो बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, तब बात बैठेगी। उसके बाद में बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स realize that uniform laws, standardized weights and measures and a common national blank would facilitate the movement। क्या नेशनल क्या होगा, क्या आएगा भाई इसमें? आएगा common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब इसको यहाँ याद कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आगे कई फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। तो बिजनेसमैन, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब याद कर लेना है। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी, तो ये सब आएगा। एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स फ्रॉम वन रीजन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अब पेज नंबर 7 से, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ब्लैंक विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। सो दे डाइवर्स पीपल डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ ब्लैंक और कॉमन कल्चर। और तीसरी बात, ऑफन दे इवन स्पोक ब्लैंक एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो ये ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप से रिलेटेड बातें हैं। तो दे वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल्स। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते थे। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी इन दोनों में, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, राइट। तो इसमें फिर और अदर फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन बन जाता है, जिससे कि आपको ये पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। सो विद इन द टेरिटरी विच लिव्ड डाइवर्स पीपल शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो हर एक पहलू को टच करता है ये। एक सेंटेंस का एक पहलू आपको याद करा रहा है, तो फिर दूसरी बार में आपको दूसरा, तो ताकि सारा कुछ कवर हो जाए, है ना। पावरफुल मेथड। If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no blank as we know them today. So if you look at the map of 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. Okay. In the areas conquered, the reactions of the local population to the French rule were what? Areas conquered. Mixed one? Yes, they were mixed. ये नेपोलियन ने ऐसा किया था ना, ये से रिलेटेड एनसीईआरटी का पेज भी डाल दिया है। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड ब्लैंक, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। क्या? सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाइड किया डच रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने। ओके। Abolish the what? Abolish the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial। बस इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ये सब याद रखना पड़ेगा, ये याद दिलाने का काम स्पेस रेपिटेशन सिस्टम करता है ना। फ्रॉम व्हाट, फिर से वही आ गया, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो ये बार बार रिवर्स क्वेश्चंस करना है ताकि आपको याद हो जाए, हमेशा के लिए नहीं, बार बार रिविजन करने पे याद होगा, तब हमेशा के लिए होगा। So in the towns too, blank were removed, transport and blank were improved. Peasants and artisans, worker and new blank enjoyed a new found freedom. Napoleon के बाद, so in the towns too, guild restrictions were removed, transport and communication system were improved. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed newfound freedom. Newfound freedom, yeah. Increased taxation, blank, forced conscription into French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes। हाँ, ये साइड इफेक्ट से रिलेटेड है। So increased taxation, censorship,
forced conscription into the French armies. अब रेस्ट ऑफ द यूरोप को भी नेपोलियन को जीतना था ना, तो ये सब साइड इफेक्ट लाए, तो इससे मिक्स्ड रिएक्शन आने लग गए. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, and as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as blank, but the initial enthusiasm soon turned to blank. Soon turned to blank as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand. So, French armies were welcomed as the harbingers of liberty. बहुत important keyword है, harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned into hostility. Capture हो गए. As it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with the political freedom. कुछ side effect थे. चलो भाई देखो, याद होते जा रहा है. Hand in hand with what? Again, political freedom. Internal blanks and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted. Internal what? Custom duties and dues were abolished and uniform system of weights and measures were adopted. फिर इसमें right? Now a uniform system of weights and measures were adopted. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of what? All in the name of nation. ये सब ऐसी बातें बनाने लग गई. The Estates General were elected by the body of active citizens and renamed the what? Renamed the National Assembly. तो इसका भी नाम बदल दिया गया. The French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of what? Sense of collective identity amongst the French people. Amongst the French people, collective identity. Okay, the ideas of la patrie, and the le citoyen, क्या पढ़ेंगे इसको? The citizen emphasized the nation of a united community enjoying equal rights under constitution. तो ये la patrie, fatherland and la citoyen, the citizen, ये दोनों बहुत याद रखने वाली चीज है. तो ये the fatherland का क्या? The nation. The citizen emphasized the nation of a united community under a constitution. ओके, आई होप आप मेरे साथ में इसको एक्टिवली देख रहे हैं. यहीं पे आपको याद हो जाएगा. फिर जब ये नोट्स आपके पास आएंगे फिर तो क्या ही बात है. So the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the blank to liberate the peoples of Europe from despotism and a French nation to liberate the peoples. तो ये पूरी बातें होने लग गई. Europe from despotism, I guess. Despotism. Okay. The blank, usually known as the Napoleonic Code. क्या था भाई? Civil Code of 1804. इसको ही बोलते हैं Napoleonic Code. Did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. ये इसने सब खत्म कर दिया था. Based on birth, right to property. So, through a return to monarchy, Napoleon had destroyed blank in France. क्या destroyed करता था? Democracy in France. But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Incorporate what? Revolutionary practices. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons. Whole rulers had their autonomous territories. Kingdoms, duchies, and cantons. Yes. So within the wide swath of territory that came under his control, Blank set about introducing Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. देखो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इसको देख रहे हैं लंबे समय से इस वीडियो को, तो आपको आपके ब्रेन में, मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके ब्रेन में
आ गई होंगी और आपको समझ में आने लगा होगा कि यार इतनी सारी बातें तो ऑलरेडी समझ में आ रही हैं। यही होता है एक्टिव रिकॉल करने का तरीका। अब देखो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ये डायग्राम है किसके बारे में? ये है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। अच्छा, ये क्या है भाई? ज़्वेनब्रेकेन जर्मनी। पता नहीं, आप बताना इसको कैसे पढ़ते हैं। ये क्या है? ये तो नेपोलियन है भाई साहब, द पोस्टमैन नेपोलियन। क्या कर रहा है ये? द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लीप्जिग। ये हारते हारते वो जगहों को गिराते हुए आ रहा है। ओके, ये क्या था भाई? ये था द कवर ऑफ जर्मन एल्मानैक डिजाइंड बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियास रैबमैन इन 1798। और ये था यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। तो ये इसके डायग्राम्स हैं। Now blank were discouraged and France as it was spoken and written in Paris became the common language for the nation. क्या regional dialects discourage कर दिया? Became the common language of the nation. Okay, so यहाँ पर हमारा खत्म होता है पहला वाला पार्ट। सो फर्स्ट सब पॉइंट खत्म हो गया, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। और सेकंड है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो आप देखोगे वो NCERT में आपका है पेज नंबर 8, 9 एंड 10, 11 के आसपास, विद सम पार्ट्स इन 12 ऑल्सो। सो ये आपको करना है और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देख लेते हैं। So, in the late 18th and 19th centuries, Europe saw significant changes that led to the rise of nationalism and formation of nation states. ये होने लगा था कब? Late 18th and 19th century में, moving away from patchwork of kingdoms, duchies and diverse territories. तो इससे अलग होकर के नेशन स्टेट्स की तरफ जा रहे थे लेट 18th and 19th century में। Key events include the Napoleonic War हुआ, which spread ideas of nationalism, the struggle for Greek independence ये हुआ, revolutions across the Europe for economic rights and national unification, and the unification of Italy and Germany ये हुआ ना, Greek independence, unification of Italy and Germany. So traditionally Europe was divided into various regions ruled by monarchies with people, so not identifying as a part of nation but rather by local affiliation. तो यूरोप जो था वो ये डिवाइडेड था अलग अलग रीजन्स में, मोनार्क था मतलब राजा का वहाँ पर रूल था, विद पीपल नॉट आइडेंटिफाइंग एज पार्ट ऑफ नेशन। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, है ना। लोकल एफिलिएशन की बात थी, जो हमारा लोकल रूल है वही चलता था राजाओं का। सो नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज द मिडिल क्लास ग्रू ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मिडिल क्लास बढ़ी आगे, advocating for freedom, equality before the law and government by consent। तो ये सब बातें आने लगी। However, this period also saw the dominance of conservative forces after Napoleon's defeat in 1815। तो नेपोलियन की हार हुई, उसके बाद में कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस का डोमिनेंस आया, who aimed to preserve traditional institution and resist liberal and nationalist movement। तो कुछ यहाँ पर ग्लिचेस आए जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब पुरानी सोच के लोग आए थे, जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोकने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दिस रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड मूवमेंट्स लेड बाय फिगर्स लाइक गॉसिपी मज़ीनी स्प्रेड अक्रॉस यूरोप एडवोकेटिंग फॉर नेशनल यूनिटी। तो ये सब बातें होने लगी, डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। तो गॉसिपी मज़ीनी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसको इग्नाइट करने में। सो द डिजायर फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक एरिया फ्री ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉस्टरिंग नेशनल यूनिटी। तो यूनिफाइड इकोनॉमिक एरिया, फ्री ऑफ ट्रेड बैरियर्स, तो इन सब ने भी बहुत अपना रोल प्ले किया जिससे कि नेशनल यूनिटी की बात होने लगी। सो दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द स्ट्रगल बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेज, जो कि अभी बात हुई थी यहाँ पे, है ना, wanting to maintain the status quo and liberal nationalists pushing for change। तो ये दोनों के बीच की लड़ाई है इसमें, इस पार्ट में, leading to the eventual rise of nation states in Europe। लेकिन जीत होती है नेशन स्टेट्स की विचारों की। तो ये हमने समझ लिया NCERT में। फिर उसके बाद आप NCERT की एक रीडिंग लगा सकते हो, राइट।
लेकिन इसके बाद मैं एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ, इसके पहले आप रीडिंग खैर लगा लो, लेकिन उसके बाद में आपको ये किए बगैर, स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल किए बगैर आगे नहीं बढ़ना है। तो चलो, आफ्टर ब्लैंक यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय कंजर्वेटिव। नहीं मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है, आप बोलोगे यार मैं क्वेश्चन क्यों लगाऊं, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। अरे पढ़ोगे, रीडिंग ये सब करना ये पुरानी टेक्निक है, इसको समझ नहीं रहे हैं। यदि आप एक्टिव रिकॉल करोगे ना, तो यही ब्रेन आपको, जब ब्रेन ना टेस्ट मोड पे रहता है तो वो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ सिखाता है, तभी हम चीज़ें सीखते हैं। देखो मुसीबतों के एक्सपीरियंस हमें कितने याद रहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सुपर एक्टिव मोड में रहता है। तो यहाँ पर हम इसको ना सुपर एक्टिव मोड में रख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। So after blank, European governments were driven by conservatism. Conservatives wanted to preserve the institutions like blank, church, social hierarchies, property and family. Most didn't propose return to blank. They realized Napoleonic changes could strengthen blank. तो इसमें है after 1815, है ना, देवर उसके बाद में कंजर्वेटिज्म में वापस आ गया। नेपोलियन ने गड़बड़ करी थी, उन्होंने बोला था कि वापस से नेपोलियन जैसा आ गया तो हमारा फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव्स वांटेड टू प्रिजर्व इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टीज एंड फैमिली, एंड मोस्ट प्रपोज रिटर्न टू प्री रिवोल्यूशनरी डेज। सो दे रियलाइज नेपोलियनिक चेंजेस को स्ट्रेंथन मोनार्की। तो ये सब बातें होने लगी, और ये फिगर 6 भी है यहाँ पर हेल्प के लिए। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड और वर ड्रिवन बाय कंजर्वेटिज्म, चर्च। So beside these dominant groups, there also lived within the boundary of empire a mass of blank. Bohemians, Slovakians to the north, Slovens. See, Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. Such blank did not easily promote a sense of political unity. तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ रहते थे, and the only tie bonding these diverse group together was a common blank to the emperor. तो क्या है? The mass of subject peasant people, ये सब रहते थे। Such difference did not easily promote a sense of political unity. So the only tie binding these diverse group together was a common allegiance to the emperor. तो ये जो बातें हैं ये हमको देखना है, समझना है, राइट। नेक्स्ट, टू द ईस्ट इन Transylvania, promote a sense of political unity and allegiance to the emperor. Now peasant peoples, रोमन से कुछ ऐसा था। बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स, देखो ना, ब्रेन को धोखा रहता है कि उसे पता है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमें पता है या नहीं। कंजर्वेटिज्म एक कीवर्ड है आपकी बुक में, उसका मतलब होता है अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. Fear of repression drove many liberal nationalist blank secret societies sprang up to the train blank and spread ideas to be revolutionary meant opposing blank. Established after Vienna Congress 1815, it also meant fighting for blank. So, fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up to train revolutionaries and spread ideas. To be revolutionary meant opposing monarchical forms established after Vienna Congress 1815. It also meant fighting for liberty and freedom. तो ये देखो गॉसिपी मजीदी की यहाँ मीटिंग की फोटो है, तो उससे रिलेटेड और है क्वेश्चन वियना कांग्रेस 1815, ताकि आपको मेन चीज़ें याद रहें बार बार। Following the defeat of Napoleon 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. Yes, देखो, conservatism. For the new middle class, liberalism stood for blank and equality all before the law. Politically, it emphasized the concept of blank. So, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent, individual and equality of all before the law. So the term liberal is derived from the Latin root क्या था, liber, and यहाँ पर Europe was
were closely allied to the ideology of liberalism. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. So, derived from the Latin root liber, meaning free. Ideas of what? National unity. So in 1815, representatives of European powers blank, who had collectively defeated Napoleon, met a blank to draw a settlement for Europe. मतलब European powers Britain, Russia, and Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up settlement for the Europe. In 1834, the custom unions or blank was formed at the initiative of blank and joined by the most of German states. मतलब a customs union or Zollverein was formed at the initiatives of Prussia and joined by the most of German states. In Hungary, half of the people spoke blank while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke blank, though population spoke Magyar while other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Variety of what? Dialogues. So, in its wake, new social groups came into being, a blank and middle class made up of industry, blah blah blah. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till blank. It was among the educated blank that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges, blah blah blah. तो क्या आएगा? New social groups came into being, a working class population and middle class made up of industrial, businessmen and professional. तो ये hierarchy है. So Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. So it was among the educated, liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege and gained popularity. तो ये देखो यहाँ पे रीडिंग ही हो रही है लेकिन एक यूनिक स्टाइल में. एंड blank made up of blank. What? देखो और बाकी की hierarchical class and middle class made up of industrialist, businessmen and professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller. And national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. So in revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively to men without property, and all blank were excluded from political rights. Only for a brief period under the blank did all adult males enjoy suffrage, matlab right to vote. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of blank, subject to the authority of fathers and husbands. तो क्या था? ये थोड़ा पहले का क्वेश्चन है. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owing men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor. ये हो गया. However, the Napoleonic Code, तो Napoleonic Code के बारे में ये सब बातें हैं. Industrialization began in blank. कब? But in France, the part of German state, it occurred only during the industrialization began in England in the second half of the 18th century. But in France and the parts of German states, it occurred only during the 19th century. Half of the 18th century, second half. Many revolutionaries saw nation state as a part of this blank. Giuseppe Mazzini, born in blank, was Italian revolutionary. In 1831, Mazzini was exiled for attempting revolution in blank. He found secret societies blank in Marseilles and Young Europe in Berne. So many revolutionaries saw nation state as a part of struggle for freedom. Giuseppe Mazzini, born in 1807, was Italian revolutionary. Mazzini was exiled for attempting revolution in Liguria. He founded secret societies Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne. Okay. And Young Europe in Berne.
Mazzini believed God intended blank to be natural units of mankind. He envisioned a unified within an alliance of nations. Metternich described Mazzini as the most dangerous enemy of our what? Social order. He envisioned a unified Italian republic with an alliance of nations. Mazzini believed God intended nations to be natural unit of mankind. तो ये सब बातें हो रही थी भैया, क्रांतिकारी लोग. So modern army bureaucracy, dynamic economy could make state power blank. In blank, European powers met at Vienna to drop settlement. Congress was hosted by Austrian Chancellor. कौन? They drew up blank to undo Napoleonic changes. तो क्या क्या हुआ भाई? Modern army bureaucracy, dynamic economy could make state power effective and strong. In 1815, European powers met at Vienna to drop settlement. Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. They drew up Treaty of Vienna 1815 to undo Napoleonic changes. Power met at what? Where? Vienna. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of blank. 19th century liberals also stressed the blank, yet equality before the law did not necessarily stand for blank. So, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and the representative government through a parliament. 19th century liberals also stressed in the inviolability of the private property, yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. अब पता चल रहा है क्या क्या है माइंड में, क्या क्या मिस हो रहा है. तो ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस. तो ये पूरे कीवर्ड जब तक माइंड में बैठेंगे नहीं तब तक आप उसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे, और फिर आप मार्केटिंग का शिकार हो सकते हैं. गवर्नमेंट थ्रू ब्लैंक, थ्रू पार्लियामेंट. Socially and politically, a blank was the dominant class on continent. The members of this class were united by common that cut across regional divisions. ये सब पेज नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर. They autocracy spoke blank for the purpose of diplomacy in high society. तो socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class in the continent. The members of this class were united by common way of life. They spoke French. Class on the continent, diplomacy and in high society. Suffrage मतलब होता है the right to vote. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor क्या था? Duke Metternich. The delegates drew up the blank Treaty of Vienna. Napoleon के बाद with the object of undoing most of the changes that had come into Europe during the Napoleonic Wars. So the measures of cloth, for example, was the blank L, which in each region stood for a different length. An L of textile material bought in Frankfurt would get you what? 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1, and in Nuremberg 65.6 centimeter, and in Freiburg itna measurement. Okay. The blank was restored to power in France. Conservative regimes didn't tolerate the imposed blank. So, the Bourbon dynasty was restored to power in France. Napoleon के बाद. Conservative regimes didn't tolerate criticism and dissent. They imposed censorship laws to control ideas of liberty. अभी नेपोलियन के बाद में हम रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए ये सब सारी चीजें हुई. Their autocracies, families were often connected by the ties of blank. This power aristocracy was, however, blank. The majority of the population was made up of blank. So their autocracies, families were often connected by ties of marriage. रईस की शादी रईस में ही होगी. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. बहुत छोटे लोग थे. The majority of the population was made up of peasantry, किसान, middle class के लोग. So throughout 19th and early 20th centuries, women and non-property men demanded क्या बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, राइट टू वोट. क्या बोलेंगे इसको? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. To the west, the bulk of land was formed by blank and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of landholding was characterized by blank, which were cultivated by serfs. In Western and parts of Central Europe, the growth of blank trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes.
To the west, the bulk of land was formed by tenants, and the eastern Central Europe, the pattern of landowning was characterized by the vast estates, बहुत बड़े-बड़े states, which were cultivated by serfs. So, in western parts of Central Europe, the growth of industrial production and the trade meant for growth of towns and emergence of commercial classes. Tenants and small owners, and which were cultivated by serfs. Europe, the growth of industrial production and trade. तो ये सब important keywords mind में रखना है. Emergence of commercial classes. That we know today, Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories. तो ये जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड का पहले ये हाल था. अब इम्पोर्टेंट डेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. 1797 में क्या हुआ था? नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वॉर बिगिन. अब 1814 और 1815 में क्या हुआ था? फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट. 1821 में क्या हुआ था? ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस. 1848 में रिवोल्यूशन इन यूरोप हुआ था. ये सब हुआ था. ओके. Artisans and industrialists, workers and peasants revolt against economic hardships. Middle classes demanded constitutions and blah blah blah. ये सब हुआ था. 1859 और 1870 में क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली. 1866 एंड 1871 में क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ओके. एंड 1905 में स्लैव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स in the Habsburg and Ottoman empires. Okay, so the Habsburg empire that ruled over blank was patchwork of many different regions and peoples. The Habsburg empire include the Alpine regions, the Tyrol, Austria and the blank as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It also included the blank provinces of Lombardy and Venetia. So the Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and the Sudetenland. It also included Italian-speaking provinces. Predominantly German-speaking Habsburg Empire. Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary. So यहाँ पर हमारा फिनिश होता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सेकेंड पार्ट. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में थर्ड सेक्शन में है हम लोग अभी. इसको हम चलिए देखते हैं फटाफट. कोलैप्सिबल नोट्स हैं. कोलैप्सिबल नोट्स की खास बात ये होती है कि हम इसको रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में कोलैप्स कर लेते हैं. एज ऑफ रिवोल्यूशंस एंड देन फिर कोलैप्स करते हैं, फिर हम इसको रिकॉल करते हैं. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1830 टू 1848 इन यूरोप, रिवोल्यूशंस इमर्ज ड्यू टू द राइजिंग लिबरल एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. इस बीच में 1830 से 1848 के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ सेंटिमेंट आए, पर्टिकुलरली इन रीजन्स लाइक इटली, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड. इस बीच कुछ हलचल सुगबुगाहट हुई. Led by the educated middle class, these uprisings aimed to overthrow conservative regimes. यानी जो थे राजा और राजा महाराजा वाले, उनको मिडिल क्लास पसंद नहीं कर रहे थे और बोल रहे थे कि भैया हमारी भी चलनी चाहिए. एंड एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज और इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो इसके बारे में कुछ बातें चल रही थी. इन फ्रांस द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 ये आया. outs the Bourbon kings and installed Louis Philippe as the constitutional monarch. अच्छा, तो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ 1830 में और लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जो कि नॉर्मल मोनार्की से अलग था, इंस्पायरिंग सिमिलर मूवमेंट्स लाइक बेल्जियम सेपरेशन फ्रॉम नीदरलैंड. तो बेल्जियम नीदरलैंड से सेपरेट हो गया. अब उसके बाद में द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग इन 1821 rallied support from across Europe, including figures like Lord Byron, and culminated in Greece being recognized as an independent nation in 1832. तो ये ग्रीस जो है वो 1832 में एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकग्नाइज होने लगा. रोमांटिसिज्म, कल्चरल मूवमेंट, ये भी आया. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रोमांटिसिज्म.
तो ये कल्चरल मूवमेंट था, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉस्टरिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बाय एम्फसाइजिंग इमोशंस, इंट्यूशन एंड फोक कल्चर एज सिम्बल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो नेशनल आइडेंटिटी में ये जो है भावनाएं, इमोशंस एंड इंट्यूशन और रीजनल सेंटिमेंट्स, ये सब मिला करके इसको रोमांटिसिज्म बोला है। इकोनॉमिक हार्डशिप्स ड्यूरिंग द 1830s एंड 1840s, इस समय बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई, क्राइसिस आई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, अर्बन माइग्रेशन हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूल्ड पॉपुलर रिवोल्ट्स। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए, सच एज वीवर्स रिबिलियन इन सिलेसिया इन 1845। तो वीवर्स रिबिलियन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हुआ। The Liberal Revolution of 1848 saw widespread demands for constitutionalism and national unification across Europe. ये हुआ, leading to the convening of Frankfurt Parliament in Germany. तो लिबरल रिवोल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें हुई। 1848 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन सब तरफ होना चाहिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मीटिंग हुआ इसमें। However, monarchs rejected these proposals, ultimately suppressing the revolution. तो monarchs जो है इनको पसंद नहीं आया, इन लोगों ने इसको suppress कर दिया। Nonetheless, the movements prompted significant changes, लेकिन इसके बाद बहुत असर पड़ा इसका, including the abolition of serfdom and granting of autonomy to Hungary. तो सर्फडम कम से कम ख़त्म हुआ और हंगरी को ऑटोनॉमी मिल गई, ये तो हुआ कम से कम। सो दीज इवेंट्स मार्क्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स लिबरल आइडियल्स एंड पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स इन यूरोप। तो ये जो था थोड़ी सी इसने गाड़ी आगे बढ़ाया। अब इसके बाद में हम लोग करते हैं इस पे और डीप एक्टिव रिकॉल। एनसीईआरटी से निकल के आया है सामने, चलिए फटाफट करते हैं। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वाज क्या? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Okay, Greece has been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of blank sparked off a struggle for independence among Greek. क्या था? Growth of revolutionary nationalism in Europe. अब इसके बाद में sparked off a what? Struggle for independence among the Greeks which began in 1821. आपको वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। हाँ है, क्योंकि इसमें आपको धोखा मिलता है जनरली एनसीईआरटी पढ़ने पे, रीड करने पे कि हमको याद हो गया है, लेकिन ये धोखा ये दूर कर देता है। ये आपको याद दिला देता है कि आपको क्या, कहाँ पर माइंड में कौन से गैप्स हैं अभी भी लर्निंग। तो ग्रीक्स विच बिगैन इन 1821, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बार बार करने पे ही याद होंगे। नेशनलिस्ट in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Now, poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against Muslim empire. The English poet क्या? Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. तो ये ग्रीस की पूरी कहानी है। Recognized Greece as an independent nation. Up next, a conservative regime tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो ये सब जो थे ये कंजर्वेटिव रिजीम्स, इनके साथ कंसोलिडेशन ऑफ पावर करना चाह रहे थे। तो दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द liberal nationalists belonging to educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle class. तो ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पेज 13 का। Now
among who were the professors, school teachers, clerks, members of the commercial middle class. तो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है वो माइंड में बार बार रिकॉल करने पे आएंगे. During the liberal movement in mid 1800s, women were active participants, but not they were given to right to vote. They formed women were active participants, but they were not given the power to vote. Okay, right to vote. So next is they formed their own what political group, newspaper, and joined demonstrations, but were only allowed to observe the Frankfurt Parliament proceedings. वो पिक्चर में आप देख सकते हो. Though conservative forces suppressed the liberal movements in 1848, they couldn't revert to the old ways. Movement in 1848. Blank realized that to stop cycle of revolt, they needed to make consensus. Monarch realized that to stop cycle of revolt, they need to make some consensus, यानी कुछ compromise करना पड़ेगा. concession देना पड़ेगा इनको. After 1848, autocratic monarchies in Central and Eastern Europe started making changes seen in Western Europe earlier, like blank, abolishing serfdom and giving more autonomy to Hungary in 1867. Feminist का मतलब क्या होता है? Feminist का मतलब होता है awareness of women's rights and interest based on belief of the social, economic and political equality of genders. ये सब याद रखना ज़रूरी है, तभी नंबर मिलेंगे. In the blank, Europe struggled economically in the 1830s. Economically बहुत problem हुई. Economically, there were too many people, blank, looking for work, leading to overcrowded cities and tough competition from cheap goods made in England. Rural areas faced feudal obligations and rise in food prices or bad harvest caused widespread poverty. In blank, in 1848, alongside the uprising of the poor and unemployed, there was a revolution led by educated middle class in Europe. Alongside the uprising of poor and unemployed, there was a revolution led by middle class in Europe, educated middle class in Europe. In France, the monarchy abdicated in February and a republic with universal male suffrage was established. In other countries like Germany and Italy, middle class men and women demanded constitutionalism and national unity. Yes, constitutionalism and national unity. So they sought blank parliamentary principles like freedom of the press association and formed political associations. तो ये 3.3 revolution of the liberals का है. In blank, in 1848, Paris faced food shortages and high unemployment, leading to widespread protest. Louis Philippe fled and a republic was declared, with suffrage for adult male and right to work guaranteed. अच्छा, national क्या था? National workshops were established to create jobs. Earlier in 1845, weavers in Silesia revolted against contractors who reduced their pay. A journalist described how weavers demanded higher wages, vandalized property, and clashed with army, resulting in casualties. In blank, in Germany, representatives convened in Frankfurt to draft a constitution for a unified German nation. However, when they offered the crown to the King of Prussia under parliamentary terms, he rejected it, leading to opposition from monarch. अच्छा, the middle class dominated parliament lost
support from workers and artisans and was eventually disbanded by military force. तो ये military force ने यहाँ पे कमाल दिखाया था और बेचारों को दबाया था. Other romantics such as German philosopher John Gottfried Herder 1744-1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk. It was through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of nation was popularized. Walkgeist. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotions, intuition and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. इतने important terms हैं. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating an idea of nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. The emphasis on blank was not just to recover an ancient national spirit but also carry the modern nationalist emphasis on vernacular language, and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by great powers Russia, Prussia and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Karel Karpinski, for example, celebrated national struggle through his operas and music, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into national symbols. अच्छा, ये भी होगा आगे. For example, celebrated the national struggle through his opera music, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into national symbols. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon King, बिस्कुट वाला नहीं, यहीं से आया होगा नाम. The Bourbon King, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France sneezes, Metternich once remarks, the rest of the Europe catches cold. तो ये Metternich ने बोला है, Metternich. The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. The year blank was one such year. Blank brought the population of blank, barricades were erected and blank was forced to flee. The year 1848 was such one year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out of the road. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. A National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males over 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up to adult above 21 and guaranteed the right to work. The blank were years of blank. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. क्यों भाई क्या हो गया था? The most countries there were more seekers of job than employment. Population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slums.
अब ये blanks हैं. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. So this was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops. In these regions of Europe where the blank aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. So the rise of blank food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. ये किसका फोटो है? ये उनका व्यूअर्स का रिवोल्ट होगा शायद. Peasants uprising, peasants यानी किसान. 1848. Blank too played an important role in developing nationalist sentiments. क्या लैंग्वेज ने ये nationalist sentiment बनाने में मदद किया? After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the blank Russian language was imposed everywhere. In 1831, armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Blank was used for blank. Polish was used for church gatherings and all religious instruction. As a result, of large number of priests and bishops were put in jail to sentence by Siberia by Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russian. रशिया में नहीं बोलेंगे हम. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. तो भाई यहाँ पर खत्म होता है हमारा सेक्शन एज ऑफ रिवॉल्यूशन. अगला है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. देखिए वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली और विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को साथ में करेंगे. फिर इससे रिलेटेड जो एंकी कार्ड्स हैं, जो इससे रिलेटेड एक्टिव रिकॉल कार्ड्स हैं, वो मैं अटैच कर दूंगा. वो प्रैक्टिस करना रहेगा. स्क्रीन पे ऑफ स्क्रीन भी करेंगे तो सही रहेगा. स्क्रीन पे मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. और मेन इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस. तो ये कोलैप्सेबल नोट्स को हम देख लेते हैं. द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. Germany and Italy underwent distinct processes of unification in 19th century. तो क्या हुआ? In Germany, nationalist aspiration shifted towards states power after the 1848 liberal initiative failed. ऐसा हो गया भाई. Prussia, led by Otto von Bismarck, orchestrated Germany's unification. अच्छा, through a series of wars. तो ये भाई जो मिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में वॉर किया. दिस कल्मिनेटेड इन विलियम फर्स्ट बीइंग प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन 1871. तो प्रूशियन डोमिनेंस इन जर्मनी एम्फसाइज मॉडर्नाइजेशन एंड एस्टैब्लिश्ड इट एज अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो प्रूशिया ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया. कन्वर्सली इटलीज यूनिफिकेशन वॉज ड्रिवन बाय चीफ मिनिस्टर कैवर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, who formed a strategic alliance with France. फ्रांस के साथ मिलकर के इटली का यूनिफिकेशन हुआ. They defeated Austrian forces in 1859 with Giuseppe's Garibaldi's volunteers playing a crucial role in liberating southern Italy from Spanish rule in 1860. ये हुआ इटली के साथ. Victor Emmanuel II was then proclaimed king of United Italy in 1861. However, much of the Italian populace, especially the peasantry, remained unaware of liberal nationalist ideology. अच्छा, नहीं ये शामिल हो जाता तो क्या बात थी. So in contrast, Britain's formation as a nation state was gradual. The Act of Union, यानी ब्रिटेन के साथ थोड़ा पंगा था. The Act of Union in 1707 united England and Scotland under the United Kingdom of Great Britain. अच्छा, Act of Union 1707 याद रखना है. England's dominance suppressed Scotland's cultural identity while Ireland was forcibly incorporated in 1801. तो ये हुई शॉर्ट में. इसको आपको लैप्स करके देखना है, फिर याद करना है, फिर इसके बाद में याद करना है, फिर इसको कोलैप्स करना है. नाउ नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. 5 और 6 कंबाइन है. In 18th and 19th centuries, artists represented nation as a female figures, personifying abstract ideas like liberty and justice.
Marianne symbolized the French nation embodying ideals of liberty and republic, while Germania represented Germany, symbolizing heroism with attributes like crown of oak leaves. तो ये सब जो था फ्रेंच नेशन और जर्मनी के साथ में ऐसा आइडियलिज्म था. Nationalism changed in the late 19th century, becoming narrow and intolerant, leading to conflicts and manipulation by imperialist powers. तो फिर से भैया ये लोग डिस्टर्ब करने में लग गए 19th century में. The Balkans become a hotspot for conflicts due to the ethnic diversity and nationalist tensions. अब इसने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया 19th century में. Anti-imperial movements emerged globally, opposing European colonial domination and striving for independent nation-states, reflecting diverse forms of nationalism. So these movements were inspired by collective national unity and the idea of organizing societies into nation-states. तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो थे वो दुनिया भर में आने लग गए. भैया अब नहीं चलेगा इंपीरियलिज्म, अपोजिंग यूरोपियन कॉलोनियल डोमिनेशन और स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स. इसके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते गए, रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, यानी ये आगे बढ़ते ही गया. सो दीज मूवमेंट्स वर इंस्पायर्ड बाय कलेक्टिव नेशनल यूनिटी एंड आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इनटू नेशन स्टेट्स, जैसा कि हम देखते हैं आज, एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. अब देखिए खास बात ये है कि पूरा का पूरा चैप्टर यदि आपको इंट्रोडक्शन के बाद में यहाँ पर कंक्लूजन भी करना है चैप्टर का, तो आप ये पढ़ सकते हैं. इसमें पूरा का पूरा चैप्टर, हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, ये पूरा का पूरा कंक्लूड है. अब यहाँ पर जल्दी से हम देख लेते हैं कि जो कार्ड्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन में जल्दी बता देता हूँ. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप शिफ्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन टू स्टेट पावर. फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आप देखोगे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको कार्ड के फॉर्म में ये कीवर्ड्स हैं. लाइक एथनिक का मतलब क्या है? एथनिक का मतलब होता है रिलेट्स टू कॉमन रेशियल ट्रिब्यूट्स, कल्चरल ओरिजिन, बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स. तो ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि आपको एक्टिव रिकॉल करके समझना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर वैसा तैयार नहीं होगा जैसा तैयार होना चाहिए. राइट तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो इस स्पेस रेपुटेशन सिस्टम जो कि एंकी का है, इसमें आपके लिए मैंने बना दिया. इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और बहुत अच्छे से आपको करना है. राइट इसको आपको प्रॉपर फीडबैक देते हुए करना है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ करना कैसा है. जैसे आप ये ओपन करेंगे मोबाइल में या कंप्यूटर में, फिर आपको स्टडी नाउ पे क्लिक करना है और फिर ये क्वेश्चंस आपके सामने पॉपुलेट होंगे और इसमें शो आंसर आपको पहले रिकॉल करना है, प्रॉपर रिकॉल करना है कि Frederick Chaury, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of blank. तो क्या made up of nation states या क्या आपका आंसर होगा? He called them. तो ये पेज 3 से आंसर है. अब इसमें शो आंसर पे क्लिक करना है और डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम. तो ये इसके बाद में आपको फीडबैक देना है. ये आपके लिए हार्ड था, गुड था, ईजी था. मेरे लिए तो हार्ड था क्योंकि मैंने इसको नहीं बता पाया. ऑन द अर्थ द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द ब्लैंक. ये तो मुझे बिल्कुल नहीं बन रहा है. शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिम्बल्स एंड एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. तो ये आपको प्रॉपर फीडबैक देना है. ये रिकॉल आपका कैसा रहा, इससे वो क्वेश्चन ही आपके सामने बार बार आएंगे जो आपको अच्छे से याद नहीं है. तब सही मायने में आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर पाएंगे और बिल्कुल भी धोखे में नहीं रहेंगे आप कि राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में आपका बहुत सारा जो पॉइंट है वो कवर रहेगा. बार बार कीजिए, थोड़ा थोड़ा करिए. आपका मन नहीं है करने का, उसके बाद में आप रुक जाइए, फिर नेक्स्ट डे कीजिए. अभी बहुत टाइम है हमारे पास में, साल भर में हमारा एग्ज़ाम आगे होना है, लेकिन आखिरी में होना है. लेकिन इसके पहले आपकी जो तैयारी होगी वो सुपर सॉलिड होगी. तो दैट्स इट एवरीबॉडी. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. तब तक जय हिंद.